हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शौर्य बेस। तो ये हमारा कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर नंबर 9 है। तो कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से कंट्रोल सिस्टम बीच में रुक गया था, लेकिन अभी मींस परफेक्टली तो पूरी तरह से तो हेल्थ रिकवर नहीं हो पाया है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मतलब इतनी तो एनर्जी है कि हम अभी लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज से हमारे सारे जो सीरीज है कंट्रोल सिस्टम की, शौर्य बेच की, इसको कंटिन्यू किया जाएगा और प्रोबेबली और इस मंथ के एंड तक, मार्च एंड तक हम ट्राई करेंगे कि कंट्रोल सिस्टम को भी फिनिश किया जाए। तो हमने देखो, क्योंकि बहुत दिन का गैप हो गया है, स्टूडेंट्स ने भी, स्टूडेंट्स को तो मैं देख ही रहा हूं, दूसरे जो वीडियोस आ रहे हैं जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आ रहा है, फिर आपका नेटवर्क थ्योरी का, फिर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स का, फिर आपका नॉन टेक्निकल का जो आ रहा है, जो रात को आता है 8 बजे। सो स्टूडेंट, उसमें भी व्यूअर्स कमी मुझे दिख रहे हैं, पता नहीं स्टूडेंट कहां चले गए हैं। और जहां कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा हूं तो पूछ रहे हैं कंट्रोल सिस्टम कब आएगा। जो ऑलरेडी चीजें अवेलेबल है उनको नहीं देख रहे हैं। देखो, मैं एक बात यहां पे क्लियर कर दूं, अगर आपका गोल ईएसी है तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि जब अप्रैल में फॉर्म भरूंगा तब मैं जाके पढ़ूंगा, ऐसा कभी भी मत सोचना। ईएसी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जो आप 2 महीने पढ़ के निकाल लोगे, आपको उसमें कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो चलो, हम इस लेक्चर में, हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन किया था उसमें क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट ऑर्डर, हम टाइम डोमेन एनालिसिस चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके थे। हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम। देखिए, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो सबसे पहले जैसे कि हमने स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ा था, सिमिलरली यहां पे स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ेंगे। मतलब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया है, तो कोई भी जब प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी जब हम सिस्टम डिजाइन करेंगे तो वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम को हम इस स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम के साथ कंपेयर करेंगे और सारे टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस और पैरामीटर्स को डिटरमाइन करेंगे, और जो कुछ सेट ऑफ रेंज, सेट ऑफ रूल्स यहां पे सेट किए गए हैं फॉर रिलायबल सिस्टम, उसको उसके साथ कंपेयर करेंगे कि ये पैरामीटर्स उस रेंज में है या नहीं है। अगर उस पैरामीटर्स उस सर्टेन रेंज में है तो ये सिस्टम आपका रिलायबल होगा, सिस्टम आपका स्टेबल होगा, सिस्टम आपका फास्ट होगा। और अगर वो उस रेंज में नहीं है तो कुछ रेंज सेट की हुई है, अगर आपका डैंपिंग रेशियो इस रेंज में है तो सिस्टम आपका परफेक्ट है, फाइन है। अगर डैंपिंग रेशियो इस रेंज में है तो आपके जो पोल्स का लोकेशन होगा वो कहां पे होगा, वो आपकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेगा। डैंपिंग रेशियो कितना होना चाहिए ताकि पीक ओवरशूट कम होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पीक ओवरशूट से सिस्टम स्टेबल अनस्टेबल बन सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, उसके बाद हम उसका रिस्पॉन्स देखेंगे फॉर स्टेप इनपुट, फॉर रैंप इनपुट, फॉर पैराबोलिक इनपुट और फॉर इंपल्स इनपुट हम नहीं देखने वाले हैं। फ्रॉम आवर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू हम सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम में ही इंटरेस्टेड होंगे। और जो भी चीजें हम यहां पे, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूलास में डिराइव नहीं करूंगा यहां पे, ऑब्वियसली, क्योंकि क्रैश कोर्स है, क्योंकि हम फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत भी नहीं है। ईएसी के लिए भी डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखनी है। तो हम यहां पे जो भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो भी चीजें यहां पे पढ़ेंगे, समझेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, वो विथ रिस्पेक्ट टू स्टेप इनपुट ही पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, जब मैं उसमें स्टेप इनपुट दे रहा हूं तो वो जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो चलिए हम यहां पे पढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो हम क्लोज लूप सिस्टम की बात करते हैं, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम की। तो यहां पे देखो, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, हम यहां पे यूनिटी फीडबैक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। मेरा प्लस, ये मेरा माइनस, ये मेरा इनपुट आर ऑफ एस, और यहां पे ये फॉरवर्ड पाथ जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या होगा, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन आपका होगा ओमेगा सब एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। और यहां पे मेरा आउटपुट जनरेट होगा सी ऑफ एस, आउटपुट जनरेट होगा सी ऑफ एस। और यहां पे देखिए ये क्या है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। क्या है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो ये मेरा क्या है, एक ओवरऑल स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का मतलब ये होगा कि ये जो क्लोज लूप सिस्टम है, जब इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे तो हमें दिखेगा इस सिस्टम के सिर्फ 2 पोल्स ही होंगे। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में 1 पोल था, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में कितने होंगे, 2 पोल्स होंगे। चलो इस सिस्टम का हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं, क्योंकि हम ट्रांसफर फंक्शन से ही क्या कर सकते हैं, एक बार हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल गया फिर हम स्टेप रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। और कुछ हम टर्मिनोलॉजी को यहां पे एक बार ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को यहां पे क्लियर करेंगे, जैसे कि जीटा क्या होता है, ओमेगा एन क्या होता है, वो सब चीजें हम जीटा इनटू ओमेगा एन को क्या बोलते हैं, वो सब चीजें हम यहां पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। यूनिटी फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम है तो इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा सी ऑफ एस
डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे यूनिटी फीडबैक सिस्टम है इसलिए एच ऑफ एस 1 होगा। तो इस क्लोज्ड लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। यहां पे जी ऑफ एस क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, जो कि यहाँ पे क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस इंटू एच प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ये सब चीजों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस is equal to omega sub n square divide by s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square। ये आपको मिला ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो यहां पे कुछ चीजें मैं यहां पे टर्म्स यहां पे लिखवा रहा हूं, उनको नोट कर लो। सबसे पहले जीटा, तो जीटा होता है यहां पे डैम्पिंग रेशियो, इसको हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग रेशियो। ओके, उसके बाद दूसरा टर्म यहां पे आता है ओमेगा एन, ओमेगा सब एन, ये डब्ल्यू नहीं ओमेगा, इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जब सिस्टम में कोई भी डैम्पिंग ना हो, जीटा इज इक्वल टू 0 हो, तो सिस्टम का रिस्पांस होता है ऑसिलेटरी। उन ऑसिलेशंस का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, और सिंपली हम लिखेंगे अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फिर दूसरा तीसरा टर्म यहां पे आता है जीटा इंटू ओमेगा एन। जीटा इंटू ओमेगा एन को बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर, क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फैक्टर। ओके, ये अपना हो गया डैम्पिंग फैक्टर। तो यहां पे कुछ चीजें आपको क्लियर करनी है। एक तो जीटा, जीटा क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो, ओमेगा सब एन क्या होता है, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फिर जीटा इंटू ओमेगा एन क्या होता है आपका डैम्पिंग फैक्टर। तो इतनी सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है ताकि आपको यह कंफ्यूजन ना हो कि डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशियो दोनों अलग अलग चीज होती है कि सेम चीज होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि डैम्पिंग रेशियो और डैम्पिंग फैक्टर सेम होता है, ऐसा नहीं है। जीटा का मतलब होता है डैम्पिंग रेशियो, जीटा इंटू ओमेगा एन का मतलब होता है डैम्पिंग फैक्टर, ओमेगा एन का मतलब होता है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं, यहां पे मैं मान लेता हूं जो मेरा इनपुट है आर ऑफ एस, वो क्या है, मेरा स्टेप इनपुट है जिसका मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड होगा ए, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ए बाय ए। इसमें जिसको भी दिक्कत है वो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स देख ले, उसमें मैंने सब बता दिया था कि जो स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s। लेकिन अगर मेरा जो इनपुट है लेट अस से आर ऑफ टी है, वो है लेट अस से a इंटू यू ऑफ टी, स्टेप फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड a, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, a बाय s। तो मेरे पास ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, उसका मुझे यहां पे ट्रांसफर फंक्शन पता है, मुझे यहां पे इनपुट पता है, तो मुझे c ऑफ s मिल जाएगा। उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो देखो c ऑफ s क्या होगा, c ऑफ s आपका होगा, ध्यान देना, c ऑफ s क्या होगा, ओमेगा एन स्क्वायर इंटू आर ऑफ s। आर ऑफ s क्या है मेरा, a ऑफ s, तो ये क्या होगा, a ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय ए ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, ओमेगा एन स्क्वायर। अभी इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सी ऑफ टी। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं डायरेक्टली ले रहा हूं, यहां पे डिराइव नहीं करवा रहा हूं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या होगा, ए इंटू 1 माइनस सी टू द पावर जीटा माइनस ओमेगा एन टी डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव। क्लियर इतनी बात। तो ये देखो हमने क्या था, हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, उसमें हमने इनपुट क्या दिया, स्टेप फंक्शन जिसका एम्पलीट्यूड a है, तो हमें c ऑफ s मिला। c ऑफ s, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लेके इसका करना पड़ेगा। उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, a इंटू 1 माइनस सी टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा इसका साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। आपको सिर्फ ये एक्सप्रेशन याद रखना है, यहां तक कैसे पहुंचे वो हमें याद नहीं रखना। ओके, वो एक डेढ़ पेज का पूरा लंबा डेरिवेशन है, हम उसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं। बस आपको c ऑफ t का ये एक्सप्रेशन याद रखना है, ये एक्सप्रेशन याद रखना है फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम हैविंग इनपुट स्टेप फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड a। तो उस केस में c ऑफ t क्या होगा, a इंटू 1 माइनस सी टू द पावर जीटा ओमेगा एन टी इंटू 1 माइनस जीटा ओमेगा इसका साइन ओमेगा डी टी प्लस 5, साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। क्लियर। तो आगे हम बढ़ते हैं, यहां पे
अभी आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देखो हम कुछ कुछ चीजें देखेंगे, हम इन चीजों पे कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर हमारा जीटा चेंज होता है तो रिस्पांस में क्या चेंजेस आते हैं। तो अभी हम रिस्पांस देखने वाले, रिस्पांस को हम प्लॉट करेंगे यहां पे और उसमें देखेंगे कि जैसे जैसे हम जीटा को यहां पे चेंज करेंगे तो रिस्पांस में क्या चेंज आता है और जीटा की वैल्यूज पे बेस, जीटा की जो वैल्यूज है, जीटा की जो वैल्यूज है उनकी वैल्यूज की जो रेंज है, मतलब जीटा की अगर जीटा 0 से 1 के बीच में है, कि जीटा 0 है, कि जीटा 1 है, जीटा ग्रेटर देन 1 है, तो डैंपिंग रेशियो से भी हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। डैंपिंग रेशियो का जो वैल्यू होगा उससे सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, वेदर इट इज अंडर डैम्प सिस्टम, अनडैम्प सिस्टम, ओवर डैम्प सिस्टम और क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। तो हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस डैंपिंग रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डैंपिंग रेशियो। ओके, तो वो हम देखने वाले हैं, वो हम यहां पे देखने वाले हैं। तो एक चीज यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे मैं बताना जा रहा हूं, फिर लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन लिखवा दूंगा। तो सी ऑफ टी मेरा ये आया। तो देखो फर्स्ट केस हम लेंगे, फर्स्ट केस जब डैंपिंग रेशियो क्या होगा, इसके 0 और 1 के बीच में होगा, तो इस केस में हम बोलते हैं इसको अंडर डैम्प्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं? अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो ये मेरा हो गया अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो इस केस में देखो, इसका प्लॉट करोगे तो आपको कर्व ऐसा दिखेगा। आउटपुट रिस्पांस में यहां पे प्लॉट कर रहा हूं, यहां पे मैं आउटपुट रिस्पांस प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगा इस रिस्पांस का, स्टेडी स्टेट वैल्यू मतलब ht अप्रोच इज इंफिनिटी, ht इज वेरी लार्ज, ये जो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म है ये 0 हो जाएगा, तो आपका c ऑफ t क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। 1 माइनस 0 क्या होगा? 1, 1 इंटू a हो जाएगा a, मतलब स्टेडी स्टेट में आउटपुट कहां पे जाएगा? a पे जाएगा। कहां पे जाएगा? a पे जाएगा। ओके, और ये मेरा क्या है, देखो और एक चीज बता देता हूं, ये मेरा क्या है? रेफरेंस इनपुट। ये मेरा क्या है? रेफरेंस इनपुट। रेफरेंस इनपुट यहां पे क्या है? रेफरेंस इनपुट यहां पे मेरा था a बाय एस, जो कि क्या था? स्टेप फंक्शन, जिसका स्टेडी स्टेट में मैग्नीट्यूड, जिसका स्टेडी स्टेट में वैल्यू क्या होगा? a होगा। तो रेफरेंस इनपुट का जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है वही हमारा क्या होता है? डिजायरेबल आउटपुट इन स्टेडी स्टेट। तो मेरा यहां पे डिजायरेबल आउटपुट क्या होगा स्टेडी स्टेट में? a होगा। और अगर आप इसका रिस्पांस यहां पे प्लॉट करेंगे तो इसका रिस्पांस कुछ ऐसा दिखेगा। देखो मैं बता रहा हूं, इसका अंडर डैम्प्ड सिस्टम का कुछ रिस्पांस इस तरीके का आपको दिखेगा, कुछ इस तरीके का रिस्पांस आपको दिखेगा अंडर डैम्प्ड किसका? अंडर डैम्प्ड सिस्टम का। तो यहां पे कुछ चीजें आप नोट कर सकते हो अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए, यहां पे ध्यान दो। देखो सिस्टम पहले ऑसिलेटरी नेचर का है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऑसिलेशन सारे खत्म हो गए और सिस्टम स्टेडी स्टेट में जाके क्या हो गया? सेटल हो गया। क्लियर? सेटल हो गया। तो ये पहला केस है अंडर डैम्प्ड सिस्टम का। तो ये इक्वेशन इस केस के लिए वैलिड है, अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे, धीरे धीरे सारे केसेस देखने जा रहे हैं। तो दूसरा केस हम देखेंगे यहां पे, सेकंड केस। सेकंड केस यहां पे देखो क्या होगा, सेकंड केस यहां पे होगा जब जीटा बराबर 0 होगा। इस केस में हम बोलते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम है, इस सिस्टम में कोई भी डैम्पिंग नहीं है। अगर सिस्टम में कोई भी डैम्पिंग आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो सिस्टम के ऑसिलेशंस कभी खत्म होंगे ही नहीं, सिस्टम आपका ऑसिलेटरी नेचर का बन जाएगा। तो देखो आप क्या करो, इस इक्वेशन में मैंने कुछ चीजें यहां पे देखो, जैसे कि ओमेगा डी होता है, इसको डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस बोलते हैं। ओमेगा डी इज इक्वल टू होता है ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और जो आपको फाई वहां पे दिख रहा है, फाई होता है tan इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाय जीटा। ओके, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस का मतलब ये होता है जब सिस्टम आपका अंडर डैम्प्ड होता है तो उस टाइम जो ये ऑसिलेशंस दिख रहे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उसको बोलते हैं डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। और फाई यहां पे tan इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाय जीटा। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और इस एक्सप्रेशन को यहां पे रिड्यूस करके देखते हैं कि जीटा इज इक्वल टू 0 के लिए ये एक्सप्रेशन क्या आएगा। चलिए हम देखते हैं। तो यहां पे ध्यान दो, जब जीटा 0 होगा तो फाई क्या हो जाएगा? यहां पे फाई देखो हो जाएगा, फाई इज इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाय 0 मींस फाई हो जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी, मतलब फाई क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। फाई आपका हो जाएगा पाई बाय 2। ओमेगा डी हो जाएगा ओमेगा एन के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा एन टी प्लस पाई बाय 2, मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा? cos ओमेगा एन टी। क्या हो जाएगा? cos ओमेगा एन टी। फिर ये वाला टर्म आपका चला जाएगा, 1 माइनस जीटा स्क्वायर 1 हो जाएगा, जीटा 0 के लिए e टू द पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? c ऑफ t का एक्सप्रेशन बनेगा a इंटू 1 माइनस
a इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी, क्या बनेगा कॉस ओमेगा एन टी। तो यहां पे देखो t इज इक्वल टू 0 के लिए, ध्यान देना t इज इक्वल टू 0 के लिए, t इक्वल टू 0 के लिए यहां पे देखो जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो cos ओमेगा एन टी हो जाएगा 1 और 1 माइनस 1 होगा 0, मतलब ये भी प्लॉट 0 से ही स्टार्ट होगा, ये भी प्लॉट कहां से स्टार्ट होगा 0 से ही स्टार्ट होगा। तो ये मेरा टाइम एक्सिस है और ये मेरा सी ऑफ टी है, किसके लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं सी ऑफ टी अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए। तो ये आपको प्लॉट कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ऑसिलेटरी नेचर का, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑसिलेटरी नेचर का प्लॉट, ये आपका ऑसिलेटरी नेचर का प्लॉट आएगा जिसमें पीक वैल्यू क्या आएगी आपकी सेम ए ही आएगी, पीक वैल्यू क्या आएगी ए ही आएगी। जब टी बराबर क्या होगा पाई बाय 2 होगा तो कॉस ओमेगा, कुछ यहां पे देखो ऐसे, मतलब हम देखो यहां पे अगर मैं ऐसा बोलूं जब ओमेगा एन टी बराबर पाई बाय 2 होगा तो ये सी ऑफ टी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, सी ऑफ टी ए हो जाएगा। तो जरूरी नहीं, देखो यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि इस इंस्टेंट पे ही ए हो एम्पलीट्यूड, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। देखो सी ऑफ टी ए कब होगा जब कॉस ओमेगा एन टी बराबर क्या हो जाए पाई बाय 2 हो जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है इस इंस्टेंट पे ही हो। चलो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये वही वाला इंस्टेंट है जहां पे ओमेगा एन और टी का प्रोडक्ट क्या होगा पाई बाय 2 होगा, ठीक है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। तो इस टाइप का आपको क्या दिखेगा ऑसिलेटरी नेचर का रिस्पॉन्स होगा और इन ऑसिलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही होती है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी की, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा एन, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा एन। तो कोई भी अगर आपको पूछे ओमेगा इक्वल टू 0 के रिस्पॉन्स क्या होगा, सबसे पहले ऐसा रिस्पॉन्स आपको दिखेगा ऑसिलेटरी नेचर का, और इस फ्रीक्वेंसी जो है इनका जो ऑसिलेशंस है इनका फ्रीक्वेंसी क्या होगा ओमेगा एन, इनका फ्रीक्वेंसी क्या होगा ओमेगा एन। ओके, तो चलो यहां पे दो केस हमने देख लिए, एक केस हमने देखा, एक केस कौन सा देखा जब अंडरडैम्प्ड सिस्टम है, एक केस हमने देखा जब क्या है ये अनडैम्प्ड सिस्टम है। अभी हम तीसरा केस दिखेंगे जिसमें क्या होगा क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होगा, जो क्या होगा क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम मतलब केस 3 देखने वाले हैं जिसमें जीटा क्या होगा, जीटा आपका होगा 1, जीटा आपका होगा 1। तो ये होगा क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। तो इसमें देखो हम ऐसे देखने वाले हैं, इसका रिस्पॉन्स आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये क्या होगा क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। तो इसमें आपको कुछ यहां पे ये मेरा स्टेडी स्टेट डिजायरेबल स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होना चाहिए आउटपुट का ए, तो इसमें कुछ आपको ऐसा रिस्पॉन्स आपको दिखने वाला है, ठीक है, इसका कुछ रिस्पॉन्स आपको ऐसा दिखेगा। ये मेरा टाइम एक्सिस और ये मेरा सी ऑफ टी, ये मेरा क्या हो गया सी ऑफ टी। तो ये मेरा है क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का रिस्पॉन्स। अब ये एक बात याद रखना, जो हमने प्रीवियसली इक्वेशन डिराइव किया था a इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, उसमें ध्यान से देखो नीचे क्या आता है 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो वहां पे जीटा इज इक्वल टू 1 रखोगे तो वो हो जाएगा एनीथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वहां पे उस इक्वेशन में हमें फिर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, एज लिमिट जीटा अप्रोचेस इंफिनिटी व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट, वो वहां पे आपको निकालना पड़ेगा। और वैसे अगर आप सॉल्व करोगे लिमिट लगा के तो आपको आउटपुट का इक्वेशन ऐसे मिलेगा सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, जीटा क्योंकि 1 है तो ये हो गया 1 ओमेगा एन टी 1 प्लस ओमेगा एन टी। इस टाइप को आपको उसमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। क्लियर इतनी बात। तो यहां पे देखो यहां पे सी ऑफ टी क्या है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी 1 प्लस ओमेगा एन टी, और उस टाइप का आपको रिस्पॉन्स कुछ ऐसा दिखेगा, आपको रिस्पॉन्स कुछ ऐसा दिखेगा क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का रिस्पॉन्स। ओके, तो चलो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का रिस्पॉन्स हमने देख लिया, हमने किसका अनडैम्प्ड सिस्टम का रिस्पॉन्स देख लिया, अंडरडैम्प्ड सिस्टम का रिस्पॉन्स देख लिया। और इस इक्वेशन को अगर आपको डिराइव करना है तो डिराइव भी कर सकते हो, कैसे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा, इसका साइन ओमेगा डीटी प्लस 5 है तो उस पे आप आइडेंटिटी लगा सकते हो साइन अल्फा प्लस बीटा की, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, वैसे आप आइडेंटिटी लगाओगे तो इस नेचर का आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ओके, तो चलो यहां तक हम इसको रखते हैं, फिर हम आगे देख रहे हैं, अभी आगे हम देखेंगे कि अगर सिस्टम ओवर डैम्प्ड है, जब जीटा ग्रेटर देन 1 है तो सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा है, तो सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा है, तो चलो उसको भी हम देख लेते हैं कि वो सब चीजें कैसे आ रही है। तो अभी हमने एक अंडरडैम्प्ड सिस्टम का केस देखा, फिर हमने किसका केस देखा अनडैम्प्ड सिस्टम का केस देखा, फिर हमने कौन सा केस देखा, फिर हमने एक
क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का केस देखा। और लास्ट में मैं आपको समरी भी लिखवा दूंगा, फिर आपको ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है जब हम समरी लिखेंगे। तो चौथा केस आपका होगा जब जीटा ग्रेटर देन 1 हो, जब सिस्टम क्या हो, ओवर डैम्प्ड सिस्टम हो। क्या हो, ओवर डैम्प्ड सिस्टम। तो इस केस में देखो रिस्पॉन्स आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा, लेकिन इससे थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स दिखेगा, इससे स्लो रिस्पॉन्स दिखेगा। और मैं पहले एक बात पहले ही बता दूं, जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था सी ऑफ टी का, वो जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए फिर अलग से हमें इक्वेशन निकालना पड़ता है। मैं पहले ही बता रहा हूं फिर से, ठीक है, फिर से बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि जो हमने इक्वेशन डिराइव किया वो जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो इक्वेशन सिर्फ 0 लेस देन इक्वल टू जीटा लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ही एप्लीकेबल है। तो यहां पे हमने एक इक्वेशन निकाला था, सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइ। ये वाला जो हमने इक्वेशन निकाला था, इस इक्वेशन की वैलिडिटी होगी 0 लेस देन इक्वल टू जीटा लेस देन 1 के लिए ही, क्योंकि जीटा इज इक्वल टू 1 के लिए भी हमें यहां पे लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल है ही नहीं, लिमिट से नहीं आएगा, उसके लिए फिर हमें अलग से प्रोसीजर करना पड़ेगा। ओके, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को भी याद मत रखो, सिंपली इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, और इस इक्वेशन की वैलिडिटी भी याद रखनी है कि 0 लेस देन इक्वल जीटा लेस देन 1 के लिए एप्लीकेबल है, और जीटा इक्वल 1 के लिए फाइंड करना है, तो इसी इक्वेशन पे लिमिट का कॉन्सेप्ट हमें लगाना पड़ेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए ये क्या है, ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो हमने क्या देखा, अंडरडैम्प्ड सिस्टम में क्या था, सिस्टम के ऑसिलेशंस थे, लेकिन टाइम के साथ ऑसिलेशंस खत्म हो गए। ओके, फिर हमने ऑसिलेटरी सिस्टम देखा जो कि अनडैम्प्ड सिस्टम है। तो ऑसिलेटरी सिस्टम में हमेशा ऑसिलेशंस आपके रहेंगे, जिस ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा एन। फिर आपका क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम देखा, तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में ऑसिलेशंस नहीं है, लेकिन टाइम के साथ सिस्टम क्या आ रहा है, स्टेडी स्टेट में एक पर्टिकुलर वैल्यू पे सेटल हो रहा है, यहां पे किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे सेटल नहीं हो रहा है। ओके, और फिर हम देखते हैं ओवरडैम्प्ड का केस। तो ओवरडैम्प्ड के केस में भी ऑसिलेशंस नहीं है, लेकिन कंपेयर टू क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम और कंपेयर टू अंडरडैम्प्ड सिस्टम, ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा टाइम लगाता है टू रीच दी स्टेडी स्टेट। टू रीच दी स्टेडी मतलब टू रीच दी वैल्यू डेट इज डिजायरेबल वैल्यू डेट इज ए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें स्टेडी स्टेट में डिजायरेबल वैल्यू ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो हम एरर में जाके आगे देखेंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई आपको क्लियर। अभी हमने देखो जीटा के बेस पे हमने सिस्टम को डिफाइन किया, जीटा की वैल्यू से हम सिस्टम को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सिस्टम को क्लासिफाई किया जा सकता है 4 कैटेगरीज में। अगर जीटा 0 और 1 के बीच में होगा तो उसको बोलेंगे अंडरडैम्प्ड सिस्टम। जीटा अगर 0 होगा तो वो क्या होगा, अनडैम्प्ड सिस्टम। जीटा इक्वल टू 1 होगा तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होगा, और जीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो वो क्या होगा, ओवरडैम्प्ड सिस्टम होगा। तो इतना हमने यहां पे देख लिया, और करस्पॉन्डिंग हमने रिस्पॉन्स भी देखे, और हमने ये कंक्लूजन निकाला कि सबसे स्लगिश या स्लो रिस्पॉन्स कहां पे मिलेगा, ओवरडैम्प्ड सिस्टम में। और क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम डिजायरेबल आइडियल सिस्टम होता है, क्योंकि यहां पे ऑसिलेशंस भी नहीं होते, और ये सिस्टम सबसे कम टाइम लगाता है टू रीच दी स्टेडी स्टेट। लेकिन प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स होते हैं वहां पे हमें क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम देखने को नहीं मिलते, वहां पे मोस्टली अंडरडैम्प्ड सिस्टम ही होते हैं, जिसमें जीटा की वैल्यू आपकी होती है 0.5 और 0.7 के बीच में, 0.7 के बीच में। ये होता है जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स होते हैं उनका डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू। ओके, तो हमारे जो केस हो उसमें हम जो आगे जो डिटेल में स्टडी करेंगे वो अंडरडैम्प्ड सिस्टम की ही करेंगे। तो चलिए अभी आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे कि हमने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया था सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया था उसमें से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकला। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट से हमें क्या मिलता है, सिस्टम के पोल्स मिलते हैं, और सिस्टम के पोल्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी पूरा सिस्टम के पोल से ही डिफाइन होता है। ओके, तो अभी यहां पे हम देखेंगे कि अंडरडैम्प्ड सिस्टम, ओवरडैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, और चौथा आपका अनडैम्प्ड सिस्टम। इन सारे सिस्टम्स के लिए जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उनका पोल्स का लोकेशन क्या होता है। ओके, तो वहां से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। जो चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले कहां पे, हम वो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होगा स्टेबिलिटी। ओके, तो चलिए हम यहां पे देखते हैं और चीजों को समझते हैं, उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स यहां पे करेंगे। जो भी हमने अभी तक पढ़ा
उसका हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने देखो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया था, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका था, ध्यान देना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके जो रूट्स निकालेंगे वो क्या होंगे? सिस्टम के पोल्स होंगे। क्या होंगे? सिस्टम के पोल्स। तो अभी हम देखने वाले हैं कि जो हमने सिस्टम को क्लासिफाई किया था, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, ओवर डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, अनडैम्प्ड सिस्टम, उन सिस्टम के लिए पोल्स का लोकेशन क्या होगा? तो जीटा बराबर देखो क्या होने वाला है, यहां पे पोल्स का लोकेशन मतलब एस निकालना है, एसी तो बता रहा है पोल्स कहां पे, तो एस क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है, तो क्या होगा? माइनस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या होगा? मींस ये 2 जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर, वो क्या होगा? 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पे 4ac मतलब ac स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि है 1, और c यहां पे क्या है? ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है? डिवाइड बाय यहां पे 2a, तो 1 है तो ये हो गया 2। तो a को कैसे लिख सकते हैं? माइनस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, यहां से देखो 4 ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो वो क्या होगा? 2 ओमेगा एन इनटू स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 ऊपर नीचे हो गया कट, तो ये क्या बचा? माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमें मिल गए सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए पोल्स। एक पोल कहां पे होगा? माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। दूसरा पोल कहां पे होगा? माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। तो अभी यहां पे कुछ चीजें, जैसे हमने रिस्पॉन्स को देखा था, 4 क्लासिफाई किए थे सिस्टम, सिमिलर वे में यहां पे भी हम देखेंगे कि क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, ओवर डैम्प्ड सिस्टम, अनडैम्प्ड सिस्टम और अंडर डैम्प्ड सिस्टम, जो कि प्रैक्टिकल सिस्टम्स होते हैं, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, उनके लिए पोल्स का लोकेशन कहां पे होगा और हम ग्राफिकली यहां पे देखेंगे। तो पहला केस देखो यहां पे क्या होगा। फर्स्ट केस हम देखेंगे अंडर डैम्प्ड सिस्टम का, जब जीटा 1 और जीटा 0 और 1 के बीच में होगा। तो यहां पे ध्यान दो, कुछ चीजें यहां पे आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। जब जीटा 0 और 1 के बीच में है तो जीटा स्क्वायर सीधी सी बात है 1 से कम होगा। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आने वाला है। ये डिफरेंस क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। तो देखो मैं इसको यहां पे से घुमा के भी लिख सकता हूं, कैसे? s इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन, इसको मैं ऐसे लिख दूं, इस इक्वेशन में से लेटर से मैं -1 को कॉमन निकाल देता हूं, तो अंदर क्या बचेगा? -1 का स्क्वायर रूट में कॉमन निकाल रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो यहां पे क्या आएगा? प्लस माइनस ओमेगा सब एन इनटू स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे ऐसे, चलो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, प्लस माइनस ओमेगा एन इनटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और इसको अगर हम आगे लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है? जे होता है, आयोटा, ओके, 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये मेरा हो गया एस, ये मेरा हो गया एस। ये हमने इसलिए किया, देखो अगर जीटा की यहां पे कोई भी वैल्यू रखोगे 0 और 1 के बीच में, तो ये हमेशा क्या आएगा? स्क्वायर रूट आएगा नेगेटिव नंबर का, जो कि होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब 0, अगर जीटा 0 और 1 के बीच में है तो हमेशा जो पोल्स होंगे वो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स पोल्स होंगे विथ 0 इमेजिनरी पार्ट, ओके, इनका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होने वाला है। इसलिए हमने इन चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, ज्यादा अच्छे से देखने के लिए हमने क्या किया? यहां से 1 -1 को कॉमन निकाला, जिसपे स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्योंकि यहां पे स्क्वायर रूट है, और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? जे होता है। क्या होता है? जे होता है। तो ये क्या हो गया? 1 माइनस जीटा स्क्वायर। 1 माइनस, क्योंकि जीटा 0 और 1 के बीच में है तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ये पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा होगी, और ये नेगेटिव क्वांटिटी होगी, मतलब ये जो नंबर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होगा। इसका मतलब जब जीटा 0 और 1 के बीच में होगा तो आपके पोल्स कहां पे होंगे? एक पोल आएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन स्क्वायर टू 1 माइनस जीटा स्क्वायर, मतलब दोनों पोल्स का रियल पार्ट तो नेगेटिव ही है, मतलब लेफ्ट हाफ प्लेन में आएंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में लेफ्ट हाफ प्लेन में आएंगे, क्योंकि दोनों पोल्स का रियल पार्ट क्या है? नेगेटिव है। ये मेरा सिग्मा, ये मेरा जे ओमेगा, ये मेरा क्या है? एस प्लेन है। ये क्या है? एस प्लेन। तो चलो पोल्स को लोकेट करते हैं। देखो पोल्स को अगर लोकेट करना, सबसे पहले यहां पे हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस होगा ओमेगा एन, जिसका रेडियस क्या होगा?
ओमेगा एन। ओके, ये मेरा है सेमी सर्कल। सॉरी, थोड़ा और बड़ा ड्रॉ करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये मेरा एक सेमी सर्कल है। ओके, ये मेरा एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस क्या है ओमेगा एन, क्योंकि ये इमेजिनरी एक्सिस पे, तो ये क्या होगा जे ओमेगा एन। ये क्या होगा पॉइंट माइनस जे ओमेगा एन। ये कौन सा पॉइंट होगा माइनस ओमेगा एन वाला पॉइंट, माइनस ओमेगा एन वाला पॉइंट। अब यहां पे कुछ चीजें आप ध्यान देना, कुछ चीजें ध्यान दो। देखो ये क्या है माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन। अगर ये वाला पॉइंट माइनस ओमेगा एन है तो मुझे बताओ माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन के लेफ्ट साइड पे आएगा कि राइट साइड पे आएगा? क्योंकि जीटा 0 और 1 के बीच में है, इसलिए माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन क्या होगा माइनस ओमेगा एन से ज्यादा होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन यहां पे आएगा माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन। लेटर से ओमेगा एन 1 है, जीटा 0.5 है, तो ये वाला पॉइंट होगा -1, ये वाला पॉइंट होगा -0.5। ओके, अभी यहां पे देखो इतना जो डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस ओमेगा एन है, तो ये कहां पे आएगा? ये क्योंकि ये कहां पे आएगा जे है इसके साथ, मतलब ये वाला इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये वर्टिकल एक्सिस पे आएगा। तो ओमेगा इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर कहां पे आएगा? 1 माइनस जीटा स्क्वायर हमेशा 1 से कम होगा और वो ओमेगा एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब ये जो नंबर आएगा वो ओमेगा एन से कम ही होगा, मतलब ओमेगा एन से नीचे आएगा। कहीं लेटर से हम यहां पे बोल देते हैं, यहां पे आएगा, ये कितना होगा? ये वाला पॉइंट आपका होगा जे ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी, क्योंकि ओमेगा डी क्या होता है ओमेगा एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो हमने यहां पे देखा, यहां पे ध्यान दो, और क्या होगा माइनस जे ओमेगा एन माइनस जीटा स्क्वायर, ये इसका मिरर इमेज यहां पे आएगा माइनस जे ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो हमारे पास एक पोल है जिसका रियल पार्ट है माइनस जीटा ओमेगा एन, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है जे ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो यहां पे एक पोल आपका आ जाएगा और दूसरा पोल यहां पे आएगा। ओके, दूसरा पोल आएगा यहां पे ध्यान दो, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, रियल पार्ट ये है। तो यहां पे आपको कुछ यहां पे बातें ध्यान देना। तो एक पोल आपका आया यहां पे, एक पोल आपका आया यहां पे, ठीक है, एक पोल आया आपका यहां पे। सिमिलरली दूसरा पोल भी आपका आएगा यहां पे। ओके, दूसरा पोल आएगा यहां पे, क्योंकि सिस्टम में जब भी क्या होंगे कॉम्प्लेक्स पोल्स होंगे वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। एक पोल दूसरे का क्या होगा मिरर इमेज होगा, एक पोल दूसरे का मिरर इमेज होगा। और एक बात याद रखो, एक बात हमेशा याद रखो, क्या याद रखनी है? ये जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस क्या है ओमेगा एन, क्या है ओमेगा एन। तो ये वाला जो पोल है ये हमेशा इस सेमी सर्कल पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहां से अगर सेमी सर्कल से ओरिजिन से तुम यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वाला जो रेडियस देखोगे, ये वाला जो रेडियस देखोगे वो हमेशा क्या आएगा ओमेगा एन आएगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया मेरा, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल जिसका बेस का लेंथ क्या है जीटा ओमेगा एन, हाइट क्या है ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इन दोनों को यहां पे क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो इस लेंथ को फाइंड करोगे तो वो तुम्हें मिलेगा ओमेगा एन। इसका मतलब ये पोल का लोकेशन हमेशा इस सेमी सर्कल पे होगा जिसका रेडियस क्या होगा ओमेगा एन, जिसका रेडियस क्या है ओमेगा एन। इसलिए यहां पे पोल्स को यहां पे मत ड्रॉ कर लेना, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। पोल्स हमेशा इस सेमी सर्कल पे ही आएंगे जिनका रेडियस क्या होगा ओमेगा एन, और इसको हम बोलते हैं फाई, जो हमारा इक्वेशन में आया था फाई साइन ओमेगा dt प्लस फाई, ये हमने इक्वेशन में निकाला था। तो जब हमारे पास अंडर डैम्प सिस्टम होगा तो पोल्स हमेशा क्या होंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आएंगे, और दोनों पोल कहां पे आएंगे? दोनों पोल आएंगे आपके लेफ्ट हाफ प्लेन में। मतलब इस केस में जब जीटा 0 और 1 के बीच में होगा सिस्टम आपका स्टेबल होगा, वो स्टेबिलिटी में हम बाद में जाएंगे। और यहां से कुछ चीजें और डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे देखो cos फाई क्या होगा, यहां पे कुछ चीजें लिख दो। cos फाई क्या होगा? cos फाई आपका होगा बेस जो कि है जीटा इंटू ओमेगा एन डिवाइड बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, वो क्या होगा ओमेगा एन। तो जीटा बराबर आपका क्या आया cos फाई, क्या आया cos फाई। तो अगर आपको फाई पता है तो आप डायरेक्टली जीटा भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर इतनी बात? अगर आपको फाई पता है तो डायरेक्टली आप जीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ये मुझे आपको यहां पे बताना था। तो ये हमने किसके लिए देखा दोस्तों स्टूडेंट्स? ये हमने देखा किसके लिए? अंडर डैम्प सिस्टम के लिए। तो अभी हम देखते हैं आगे और चीजें हैं। बस इस इक्वेशन को याद रखो या इस वाली इक्वेशन को याद रखो, आपकी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो इस इक्वेशन से देखो
अभी हम दूसरा केस पढ़ रहे हैं अनडेम्प्ड सिस्टम का। ये हम सेकंड केस अनडेम्प्ड सिस्टम जिसमें जीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे देखो ध्यान दो, माइनस जीटा, ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि जीटा 0 है। यहां पे जीटा 0 है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 मींस क्या आएगा, प्लस माइनस जे ओमेगा एन। तो दोनों पोल्स कहां पे आएंगे, एक पोल आएगा जे ओमेगा एन पे, दूसरा पोल आएगा माइनस जे ओमेगा एन पे। तो यहां पे देखो एक पोल आपका आएगा यहां पे जे ओमेगा एन, दूसरा पोल आपका यहां पे आएगा माइनस जे ओमेगा एन। ये मेरा सिग्मा, ये मेरा जे ओमेगा, ये मेरा सिग्मा, ये मेरा जे ओमेगा, ये मेरा एस प्लेन, जिसमें एक पोल कहां पे होगा जे ओमेगा एन पे, दूसरा पोल कहां पे होगा माइनस जे ओमेगा एन पे। तो चलो यहां पे हमने 2 केस देख लिए, अभी तीसरा केस हम देखते हैं। तो देखो अंडरडैम्प्ड सिस्टम में हमने क्या ऑब्जर्व किया, अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए दोनों पोल्स आपके कहां पे आएंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन में आएंगे। और जब आपका सिस्टम अनडैम्प्ड है तो दोनों पोल्स कहां पे आ रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहे हैं। अभी आ जाओ तीसरा केस देखते हैं, जब जीटा इज इक्वल टू 1 हो, सिस्टम आपका क्रिटिकली डैम्प्ड हो, तो जीटा इज इक्वल टू 1 के लिए देखो ये जीटा स्क्वायर -1 0 हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट आपका होगा 0। एस क्या आएगा वो देखो, यहां पे एस आएगा सिंपली माइनस ओमेगा एन। इसका मतलब ध्यान दो यहां पे ये एक पोल नहीं है, यहां पे देखो क्या है, एस क्या है, 2 रूट्स यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों के दोनों रूट्स यहां पे कहां पे होंगे, माइनस ओमेगा एन पे। तो जीटा इज इक्वल टू 1 के लिए आपके 2 पोल्स आएंगे, दोनों कहां पे होंगे, माइनस ओमेगा एन पे, माइनस ओमेगा एन पे। तो अगर आपका सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है, आपका अगर सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है, तो दोनों के दोनों पोल्स रियल एक्सिस पे होंगे, नेगेटिव होंगे और राइट हाफ प्लेन में होंगे। तो आइए चौथा वाला देखते हैं, जब जीटा क्या होगा, जब जीटा आपका होगा, यहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं S1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एन, S2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब जीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो पोल्स कहां पे होंगे वो हम देखते हैं। तो जब जीटा ग्रेटर देन 1 होगा, आपका जीटा ग्रेटर देन 1 क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, तो जीटा अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये वाला टर्म भी, ये वाला टर्म क्या होगा, जीटा स्क्वायर -1 पॉजिटिव होगा, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, मतलब ये वाला टर्म इमेजिनरी नहीं होने वाला है। तो ये भी रियल टर्म आएगा, ये भी ऑलरेडी रियल टर्म ही है, क्योंकि जीटा इंटू ओमेगा, जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए भी रियल ही होगा, मतलब ये जो ओवरऑल नंबर है ये क्या होगा, रियल होगा। तो एक पोल आपका आएगा कहां पे, माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर -1। दूसरा पोल आपका आएगा माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन इंटू जीटा स्क्वायर -1। ओके, तो एक पोल आपका आएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन इंटू जीटा स्क्वायर -1, दूसरा पोल आपका आएगा माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन इंटू जीटा स्क्वायर -1। ओके, तो अभी हम इन पोल्स को लोकेट करते हैं यहां पे, फिर मैं आपको एक क्विक समरी लिखवा दूंगा, बस आपको वो समरी ही याद रखनी है। ओके, सेमी सर्कल बना के मैं आपको कुछ समरी यहां पे लिखवा दूंगा। तो इसके लिए देखो पोल्स का लोकेशन कहां पे होगा, एस प्लेन में। तो ध्यान देना, एस प्लेन में पोल्स का लोकेशन क्या होगा, ये मेरा सिग्मा, ये मेरा जे ओमेगा, ये मेरा क्या होगा, जे ओमेगा। तो हम यहां पे देखेंगे कि पोल्स का लोकेशन क्या होने वाला है। तो देखो हम इसको कैसे लोकेट करेंगे, उसके लिए थोड़ा यहां पे ध्यान देना। लेटस से ये मेरा पॉइंट है माइनस ओमेगा एन वाला, ये मेरा पॉइंट है माइनस ओमेगा एन वाला। तो सीधी सी बात है, यहां पे ध्यान दो, सीधी सी बात है, जो जीटा इंटू ओमेगा एन है, क्योंकि जीटा ग्रेटर देन 1 है, वो माइनस ओमेगा एन के कहां पे आएगा, राइट हैंड साइड पे आएगा। चलो इसको थोड़ा, मैं यहां पे बहुत कोने में जा रहा है, इसको थोड़ा आगे ड्रॉ करते हैं प्लॉट को, ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाए। तो यहां पे देखो, यहां पे मैं कुछ आपको यहां पे बता रहा हूं, ये मेरा है रियल एक्सिस, ये मेरा है इमेजिनरी एक्सिस। तो यहां पे देखो हम कैसे चीजों को यहां पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। यहां पे देखो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं कुछ ट्रिक्स आपको बता रहा हूं। यहां पे माइनस ओमेगा एन है, माइनस ओमेगा एन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो माइनस, तो ये क्या होगा, जीटा इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर -1। सेकंड केस क्या होगा, माइनस ओमेगा एन कॉमन निकालो तो क्या होगा, जीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर -1। ओके, तो यहां पे देखो ये वाला लेटेस्ट से पॉइंट है माइनस ओमेगा एन वाला, ओके, सेमी सर्कल वाला पॉइंट। तो यहां पे देखो जीटा प्लस जीटा स्क्वायर -1, क्योंकि जीटा ग्रेटर देन 1 है, तो सीधी सी बात है जीटा प्लस जीटा स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 1 ही होने वाला है। उसको माइनस ओमेगा एन से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर कहां पे आएगा, माइनस ओमेगा एन के लेफ्ट साइड पे
आएगा। तो ये एक पोल यहां पे कहीं पे आएगा, उसका क्या होगा, माइनस ओमेगा एन इंटू जीटा प्लस जीटा स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली जो दूसरा पोल है वो माइनस ओमेगा एन के कहां पे आएगा, राइट हैंड साइड पे आएगा, उसकी वैल्यू माइनस ओमेगा एन से क्या होगी, ज्यादा होगी, या हम ऐसा बोल सकते हैं ओमेगा एन से कम होगी, क्योंकि यहां पे नेगेटिव नंबर है इसलिए माइनस ओमेगा एन से माइनस ओमेगा एन इंटू जीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू ज्यादा होगा। तो यहां पे जो ये पोल आएगा वो क्या होगा, माइनस ओमेगा एन इंटू जीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। खत्म, कहानी खत्म। तो एक पोल आएगा माइनस ओमेगा एन के राइट हैंड साइड पे, एक पोल आएगा माइनस ओमेगा एन के लेफ्ट हैंड साइड पे। ये किसका केस था, जब जीरो जीटा क्या था, ग्रेटर देन 1 था, जब सिस्टम क्या था, ओवर डैम्ड सिस्टम था। तो ओवर डैम्ड सिस्टम के केस में भी दोनों पोल्स कहां पे है, लेफ्ट हाफ प्लेन में है, और दोनों कहां पे हैं, रियल एक्सिस पे है। क्लियर। तो देखो अंडर डैम्ड सिस्टम के केस में दोनों पोल्स कहां पे थे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में थे, और लेफ्ट हैंड मतलब जो प्लेन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में थे। ओके। और जीटा इज इक्वल टू 1 के लिए दोनों के दोनों पोल्स भी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में है, लेकिन दोनों कहां पे, नेगेटिव रियल एक्सिस पे है, और दोनों इक्वल है। जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए भी दोनों पोल्स कहां पे, लेफ्ट हाफ प्लेन में, या लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, या सिंपली बोलो लेफ्ट हाफ प्लेन, एलएचपी आरएचपी। ओके। दोनों के दोनों पोल्स, जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए भी दोनों के दोनों पोल्स कहां पे, लेफ्ट हाफ प्लेन में ही है, लेकिन दोनों की वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है। लेकिन जीटा इज इक्वल टू 1 के लिए दोनों के दोनों पोल्स कहां पे, लेफ्ट हाफ प्लेन में है, रियल एक्सिस पे है, और दोनों की वैल्यू सेम है। और जीटा इज इक्वल टू 0 के लिए हमने देखा दोनों के दोनों पोल्स कहां पे थे, इमेजिनरी एक्सिस पे थे। ओके। तो हमने क्या देखा यहां पे, सिस्टम देखा, क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम, ओवर डैम्ड सिस्टम, अनडैम्ड सिस्टम, अंडर डैम्ड सिस्टम, चारों के लिए हमने रिस्पांस देखे, स्टेप रिस्पांस सेकंड ऑर्डर सिस्टम के केस में, और चारों के लिए पोल्स का लोकेशन कहां पे होगा वो भी हमने देखा। अभी मैं यहां पे आपको समरी लिखवा देता हूं, ठीक है। यहां पे मैं आपको समरी लिखवा देता हूं, उस समरी से आप देख लीजिएगा कैसे आपको करना है। तो उस समरी में आपको बस सिंपली मैं यहां पे ड्रॉ करवा रहा हूं, तो वही आपको याद रखना है और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, बस समरी से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो मैं ट्राई करूंगा आगे आपको ऐसे समरीज करवाऊं ताकि चीजें आपको जल्दी रिकॉल हो जाए। ये मेरा रियल एक्सिस, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस। तो यहां पे मैं एक बड़ा सेमी सर्कल ड्रॉ करने वाला हूं ताकि आपको समरी क्लियर हो जाए, क्या हम कहना क्या चाहते हैं वो देखिए। ये मेरा समरी, ये मेरा पॉइंट है माइनस जीटा ओमेगा एन वाला। ओके। तो देखो जीटा इज इक्वल टू 0 के लिए पोल्स कहां पे होंगे, यहां पे जीटा इज इक्वल टू 0 के लिए पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे। जीटा इज इक्वल टू 0 के लिए पोल्स आपके इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे, और आपका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा दिखेगा जब जीटा क्या होगा, 0 होगा। तो ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स आता है ना जीटा इज इक्वल टू 0 के लिए, तो जीटा इज इक्वल टू 0 के लिए आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा, ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स आएगा, और पोल्स कहां पे होंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे। और अगर जीटा कहां पे होगा, जीटा अगर 1 और 0 के बीच में होगा तो पोल्स ये जीटा इज इक्वल टू 0 छोड़ के और जीटा इज इक्वल टू 1 छोड़ के, इन दोनों मींस लेफ्ट हाफ प्लेन में आएंगे यहां कहीं। और क्योंकि यहां पे कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें, जीटा इज 0, जब जीटा 0 और 1 के बीच में होगा तो पोल्स हमेशा किस में आएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। एक पोल अगर यहां पे होगा तो एक पोल यहां पे होगा। मतलब ये वाला जो पूरा एरिया है, जिसको मैं यहां पे चलो ब्लैक बना देता हूं, ये वाला जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये ब्लैक एरिया, ये किसके लिए रिजर्व करके हमने रखा है, 0 और 1 के बीच में अगर जीटा होगा तो पोल्स हमेशा इसी रीजन में आएंगे, और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल यहां पे आएगा इस रीजन में। कहां पे, इस रीजन में। ओके। क्योंकि पोल्स हमेशा उसके लिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में ही आएंगे। तो जीटा इज इक्वल टू 0 के लिए पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे। जीटा अगर 0 और 1 के बीच में होगा तो जो ब्लैक रीजन है वहां पे पोल्स होंगे। तो इसको मैं ब्लू बना देता हूं इसको, ताकि ब्लैक से ये अलग हो जाए। ब्लू, यहां पे ब्लू और जीटा इज इक्वल टू 0 के लिए पोल्स कहां पे होंगे, जहां पे ब्लू कलर मैंने किया है। और रिस्पांस क्या होता है उस केस में, स्टेप रिस्पांस ऑसिलेटरी। क्या होता है, ऑसिलेटरी। और जीटा 0 और 1 के बीच में है तो जो आपको ब्लैक रीजन दिख रहा है, पोल्स यहां पे लाई करेंगे कहां पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और हमेशा कहां पे होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। और इस केस में आपको रिस्पांस जो दिखता है वो हमने देखा था, कैसा रिस्पांस होता है, रिस्पांस में ऑसिलेशंस आते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद ऑसिलेशंस खत्म हो जाते हैं। तो ये वाला रिस्पांस आ गया इसमें। और जीटा इज इक्वल टू 1 जब क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होगा तो पोल्स कहां पे आते हैं, माइनस ओमेगा एन पे। ये वाला कौन सा केस होता है, जब जीटा बराबर क्या हो, 1 हो। जब जीटा बराबर 1 हो तो उस केस में रिस्पांस आपका कुछ ऐसा दिखता है। ओके। रिस्पांस आपका कुछ ऐसा
दिखेगा। और अगर जीटा ग्रेटर देन 1 हो तो एक पोल आएगा यहां पे और एक पोल आएगा यहां पे। मैं चलो क्रॉस कर देता हूं, यहां पे एक पोल आएगा यहां पे, एक पोल आएगा यहां पे। तो उस केस में आपका रिस्पॉन्स कैसा दिखेगा वो हमने देखा। इस केस में रिस्पॉन्स ऐसा ही कुछ दिखेगा, लेकिन इससे थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स आएगा, स्टेडी स्टेट में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। तो ये मेरा सी ऑफ टी है, ये भी मेरा सी ऑफ टी है, ये मेरा टाइम एक्सिस, ये मेरा टाइम एक्सिस, ये मेरा टाइम एक्सिस, ये मेरा सी ऑफ टी है। तो हमने यहां पे देखे 4 केसेस। ये सेमी सर्कल है जिसका रेडियस ओमेगा एन है। तो अगर जीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो आपके दोनों पोल्स कहां पे आएंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे आएंगे और रिस्पांस ऑसिलेटरी होगा। बस अभी समरी याद रखो, जीटा इज इक्वल टू 1 होगा तो दोनों के दोनों पोल्स कहां पे आएंगे, लेफ्ट ऑफ प्लेन में आएंगे और सेम लोकेशन पे आएंगे माइनस ओमेगा एन पे। और उस केस में आपको रिस्पांस कुछ ऐसा दिखेगा। इस केस में हम बोलते हैं सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। और जीटा 0 और 1 के बीच में होगा तो दोनों पोल्स हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे और उस केस में इस टाइप का रिस्पांस होगा। ओके, और चौथा केस आएगा क्रिटिकली ओवर डैम्प्ड सिस्टम जिसमें जीटा ग्रेटर देन 1 होगा। दोनों पोल्स कहां पे होंगे, लेफ्ट ऑफ प्लेन में होंगे, नेगेटिव रियल एक्सिस पे होंगे, लेकिन दोनों की लोकेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। उस केस में रिस्पांस ऐसा आपको दिखेगा। तो ये थी हमारी समरी सेकंड ऑर्डर सिस्टम की। और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, अभी मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका स्पेसिफिकेशन देखने वाले हैं कि राइज टाइम क्या होता है, पीक टाइम क्या होता है, पीक ओवरशूट क्या होता है और सेटलिंग टाइम क्या होता है। और स्टेडी स्टेट एरर को हम बाद में एक लेक्चर रखेंगे। तो अभी हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो हमने यहां पे थ्योरी पढ़ी उसके रिलेटेड ही हम यहां पे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चंस उसमें है, क्वेश्चंस आपको अभी देखने को मिलेंगे नीचे। मैं यहां पे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। दीपक वो क्वेश्चंस देखो उसमें मैंने डाले, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिखाओ स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा नीचे, मेरे पास है उसका कॉपी, में वो सॉल्व करवा रहा हूं क्वेश्चन। क्योंकि जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए थे, उसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू लास्ट लेक्चर जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ा था। तो फर्स्ट ऑर्डर का हम एक ही क्वेश्चन यहां पे देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है नीचे, पहला क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू, जी ऑफ एस यहां पे एक सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है 1/1 प्लस टाउ इंटू एस, 1/1 प्लस टाउ इंटू एस। तो इसका पूछा है एक सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1/1 प्लस टाउ एस, इसका यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स क्या होगा। तो एक सिस्टम है, उसका ट्रांसफर फंक्शन है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स मतलब जब इस सिस्टम में इनपुट किया जाएगा आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s, तो सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ट्रांसफर फंक्शन हमें पता है सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/1 प्लस टाउ एस। ये 2020 में क्वेश्चन आया है। तो सी ऑफ एस क्या होगा, आर ऑफ एस पता है 1/s, तो ये क्या हो जाएगा 1/s इंटू 1 प्लस टाउ एस। ओके, और जब भी इस टाइप का अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि जो एस का कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो इसलिए यहां से टाउ हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो सी ऑफ एस यहां पे क्या होगा, देखो सी ऑफ एस होगा 1/s इंटू एस प्लस 1/टाउ, और यहां से टाउ कॉमन निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा 1/टाउ। मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया। तो इसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन हम डायरेक्ट ही ऊपर सेट कर सकते हैं। सी ऑफ एस इज इक्वल टू हम 1/टाउ को ऐसे लिख सकते हैं ना, एस प्लस 1/टाउ माइनस एस डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 1/टाउ। इसको पार्शियली ब्रेक करो तो पहला टर्म क्या आएगा, एस प्लस 1/टाउ डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 1/टाउ, एस प्लस 1/टाउ एस प्लस 1/टाउ कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा 1/s माइनस एस एस कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा 1/s प्लस 1/टाउ। ये हो गया सी ऑफ एस। लेकिन जो यहां पे आंसर दिया गया है वो टाइम डोमेन में दिया गया है, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या आएगा, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ ut, और सिंपली 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। तो यहां पे देखो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यहां पे करेक्ट आंसर आपका होगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ इंटू यू ऑफ टी, इंटू यू ऑफ टी। ओके, यू ऑफ टी यहां पे नहीं लगा है क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था आपको, कंट्रोल सिस्टम में जब हम पढ़ते हैं तो सिस्टम हमेशा कॉजल सिस्टम होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना पड़ेगा कि जो यहां पे सारी चीजें एग्जिस्ट हो रही है वो टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही एग्जिस्ट
हो रही है। तो यहां पे सिंपली यू ऑफ टी भी हटा दोगे तो भी चलेगा। तो ऑप्शन ए अपना यहां पे क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की यहां पे हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं यहां पे बात करता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 का नीचे डिस्प्ले कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 कहां चला गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पे डायरेक्ट लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। 15 सेकंड के लिए रखना, फिर हटा देना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या मैं पढ़ रहा हूं पहले। इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ क्लोज्ड लूप सिस्टम इज 2s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन द सिस्टम इज ओवर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड, अंडर डैम्ड और अनडैम्ड। तो हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है जिसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है 2s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और पूछा है कि सिस्टम क्रिटिकली डैम्ड है, अनडैम्ड है, ओवर डैम्ड है या अंडर डैम्ड है। उस पे अगर हमें कमेंट करना है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, उस पे अगर कमेंट करना है तो हमें जीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें जीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो याद रखो, जब भी जीटा की वैल्यू निकालनी हो, मतलब सेकंड ऑर्डर सिस्टम के कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो हमें जीटा और ओमेगा एन की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। लेकिन यहां पे ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहां पे दिया गया है। तो इसको स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और फिर जीटा की वैल्यू निकालेंगे। ओमेगा एन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे आपको देखने को मिलेगा अगर हमें जीटा फाइंड करना है तो ओमेगा एन भी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पे ध्यान दो, देखो स्टैंडर्ड हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या होता है, ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस एस स्क्वायर प्लस, यहां पे उल्टा लिख दिया, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा होता है स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर मुझे इसको इसके साथ कंपेयर करना है तो ध्यान दो, जो स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है इसमें एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पे एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। इन दोनों को कंपेयर करने से पहले एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या बनेगा, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, तो इन दोनों को कंपेयर करो तो देखो एस का कोएफिशिएंट क्या होगा, 2 जीटा ओमेगा एन, जो कि होगा क्या 3, एंड यहां पे देखो ओमेगा एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोनों को कंपेयर करोगे तो ओमेगा एन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो जीटा क्या होगा, 3 डिवाइड बाय 2 इंटू रूट 3। तो जीटा क्या होगा, √3 बाय 2। 3 डिवाइड बाय √3 क्या होता है, √3 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, 0.866। ओके, 0.866। तो ये क्या है, 0.866 1 से कम है। तो जीटा अगर 0 और 1 के बीच में होगा, इट मींस अगर 1 से कम है तो हम क्या बोलते हैं, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है आपका अंडर डैम्ड सिस्टम। क्या होता है, अंडर डैम्ड सिस्टम। तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है 2s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6। वो सिस्टम क्या होगा, अंडर डैम्ड सिस्टम होगा। क्या होगा, अंडर डैम्ड सिस्टम। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पोस्ट करो यहां पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। फॉर अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, फॉर अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सीधी सी बात है, उसका वो जो सिस्टम है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम की यहां पे बात हो रही है, क्योंकि उसका जो इक्वेशन बनेगा उसमें 2 पोल्स ही होंगे, वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम ही होगा। जो डिफरेंशियल, जिस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वही ऑर्डर का आपका सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब सेकंड ऑर्डर सिस्टम। If for a second order differential equation, means for a second order system, if the damping ratio zeta is unity, then तो हमें पोल्स होते हैं उनकी लोकेशन पे हमें कमेंट करना होता है। तो हमने यहां पे, मैंने समरी आपको लिखवाई थी और मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था, जब जीटा इज इक्वल टू 1 हो तो दोनों के दोनों पोल्स कहां पे आते हैं, दोनों के दोनों पोल्स आपके आते हैं माइनस ओमेगा एन पे। मतलब कहां पे आते हैं, दोनों के दोनों पोल्स आपके होंगे
नेगेटिव रियल एक्सिस पे और दोनों इक्वल होंगे। तो कौन सा ऑप्शन यहां पे आएगा? ऑप्शन सी आएगा। द पोल्स आर इक्वल, पोल्स आर इक्वल, पोल्स आर रियल एंड पोल्स आर नेगेटिव। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट होगा। दोनों के दोनों पोल्स कहां पे होंगे? लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे, रियल एक्सिस पे होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों पोल्स की लोकेशन क्या है? सेम है। इसका मतलब दोनों पोल्स क्या है? रियल, इक्वल एंड नेगेटिव। तो इसका ऑप्शन सी आएगा। तो इस क्वेश्चन 3 में कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं आईएएस में, जो मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ के जाना तो भी मोस्टली आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक क्रैश कोर्स है तो हमें ज्यादा फोकस कहां पे करना है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्प्ले करो। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला है, दिख रहा है नीचे? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिख रहा है? व्हेन डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू 0 द डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इज। तो देखो यहां पे हमने देखा था चीजें, यहां पे देखो क्या है, सिंपल है। ओमेगा डी का इक्वेशन क्या होता है? ओमेगा एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जब जीटा 0 हो, यहां पे देखो क्वेश्चन में बोला है व्हेन डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू 0 देन द डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू ओमेगा एन आएगा। यहां पे जीटा इक्वल टू 0 रख दोगे तो ओमेगा डी क्या आएगा? ओमेगा एन आपका आ जाएगा। तो व्हेन डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू 0 द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब सिस्टम क्या होता है? अनडैम्प्ड सिस्टम होता है। जब सिस्टम में डैम्पिंग नहीं होता, जब सिस्टम में डैम्पिंग रेशियो 0 हो जाए तो उस टाइम में सिस्टम की जो ऑसिलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? इट इज इक्वल टू अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जब जीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सिंपल है। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ट्रिकी है, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही ट्रिकी है। तो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पे देखो जो भी हम पढ़ रहे हैं उनके रिलेटेड यहां पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप आईएएस के क्वेश्चंस खुद भी लगा सकते हो और रियलाइज करोगे कि जो जितना मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं उतना काफी है क्वेश्चंस करेक्ट करने के लिए। हाँ, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो अगर बाद में टाइम मिलेगा तो मैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आपको पढ़ा दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहां पे दिख रहा होगा। व्हेन द यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज, यहां पे देखो क्या दिया गया है? यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स सी ऑफ टी क्या है यहां पे? 1/6 e टू द पावर माइनस 0.8t sin 0.6t। ये क्या है? यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स। व्हेन द यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज 1/6 into e to the power minus 0.8t into sin 0.6t the natural frequency and damping ratio of the system are respectively। तो यहां पे डैम्पिंग रेशियो का पता नहीं है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस का भी कुछ पता नहीं है। तो यहां पे कुछ चीजें यहां पे आपको ध्यान रखनी है। क्या? ये देखो क्या बोला है, एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है जिसका इंपल्स रिस्पांस ये है। तो हमें पता है अगर हम इंपल्स किसी भी सिस्टम के लिए इंपल्स रिस्पांस का अगर हम लाप्लास लेते हैं तो उस सिस्टम का हमें क्या मिल जाएगा? ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। तो यहां पे जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होगा वो सिंपली क्या होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इट्स इंपल्स रिस्पांस, इट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी ऑफ टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? मैंने पहले ही लेक्चर में, यहां पे पहले या दूसरे लेक्चर में जो बेसिक्स का लेक्चर था उसमें इसका मैंने आपको लिखवाया था। ये क्या होगा? 1/6 into e to the power minus 0.8 into sin ओमेगा t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ओमेगा, ऊपर आता है ओमेगा डेट इज 0.6, नीचे आएगा s प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर। ओके, इसको आगे हम एक्सपांड करेंगे तो ये क्या होगा? 0.6 डिवाइड बाय 6, तो ऊपर आएगा 0.1, नीचे क्या आएगा? देखो s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 1.6s प्लस 0.64 प्लस 0.36, ये क्या हो जाएगा? +1। तो ये मेरे पास सिस्टम का जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया। तो ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है? s स्क्वायर प्लस 1.6s प्लस 1। इसको स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें? ओमेगा n स्क्वायर हमें मिलेगा 1 2 जीटा
ओमेगा एन आपको मिलेगा 1.6, तो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मींस ओमेगा एन इज इक्वल टू 1, तो जीटा क्या होगा 1.6 डिवाइड बाय 2, तो जीटा क्या हो जाएगा 0.8, जीटा क्या हो जाएगा 0.8। ओके, तो जीटा आया 0.8 और ओमेगा एन यहां पे आया 1, तो हमें ओमेगा एन चाहिए था और जीटा चाहिए था, दोनों हमें मिल गए हैं। तो यहां पे देखो जीटा आया 0.8, ओके, और ओमेगा आया 1, तो हमारा ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट होगा, जिसमें ओमेगा एन क्या है 1 रेडियंस पर सेकंड और जीटा क्या है 0.8। ओके, तो हमें इस लेक्चर में बस इतना ही पढ़ना था। फर्स्ट हमने क्या देखा, जब जीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास जो रिस्पांस था स्टेप रिस्पांस सिस्टम का वो कैसा था। फिर हमने देखा कि जीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए पोल्स का लोकेशन कहां पे आएगा। फिर हमने कुछ यहां पे क्वेश्चन देखे रिलेटेड टू सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ओके, तो इस लेक्चर में आज हम इतना ही रखते हैं। फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम के टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस, राइज टाइम, पीक टाइम, फिर आपका आएगा पीक ओवरशूट, फिर आपका आएगा सेटलिंग टाइम। ये 4 पैरामीटर्स हम देखने वाले हैं और उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस वहां पे देखेंगे और वहां पे हम कुछ कंक्लूजन्स भी ड्रॉ करेंगे। ओके, और अगर टाइम मिलेगा तो हम स्टेडी स्टेट एरर का भी टॉपिक वहां पे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सबको थैंक यू।